हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस क्लास। आज की क्लास में हम कुछ क्लींजिंग एजेंट के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम सोप एंड डिटर्जेंट बोलते हैं। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो क्लींजिंग पर्पज से यूज किया जाता है, चाहे वो क्लींजिंग बॉडी, क्लॉथ, फ्लोर, यूटेंसिल्स किसी की भी हो, क्लींजिंग पर्पज से जो यूज किए जाते हैं उन्हें हम डिटर्जेंट्स बोलते हैं। डिटर्जेंट्स को उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग या हम कहें कि उनकी क्लींजिंग एक्टिविटी के अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जिन्हें सोपी या नॉन सोपी डिटर्जेंट्स बोलते हैं। सोपी डिटर्जेंट्स को जनरली सोप कहा जाता है और जो नॉन सोपी डिटर्जेंट्स होते हैं उनको सिंथेटिक डिटर्जेंट या सिंपली डिटर्जेंट कहा जाता है। तो आइए वन बाय वन इन्हें हम डिटेल में स्टडी करते हैं। पहले हम बात करते हैं सोप। सोप केमिकली यदि बात की जाए तो सोप क्या होती है? सोप लॉन्ग चेन फैटी एसिड होती है। लॉन्ग चेन दैट मीन जिसमें कार्बन नंबर्स काफी ज्यादा होते हैं, 15 या 17 या 19 इस तरह के नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। तो सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हाईली फैटी एसिड, हायर फैटी एसिड दैट इज कॉल्ड द सोप। क्या बोला? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड दैट इज कॉल्ड द सोप। कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे C17H35COON, इसको बोला जाता है सोडियम सिट्रेट, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? सोडियम सिट्रेट, सॉरी सिट्रेट एंड स्टीयरेट, सोडियम स्टीयरेट। इसी तरह से एक और देखा जाता है C15H31COON, Na की प्लेस पर यहाँ पर K भी हो सकता है, तो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं ये। तो जब हम C15H31 की बात करेंगे तो हम इसको बोलते हैं सोडियम फॉर्मिटेट। सोडियम फॉर्मिटेट। यदि हम इसके टू पार्ट्स करके देखें तो एक हमारे पास ये मिलेगा C17H35COOH और दूसरा NaOH मिल जाएगा, जिनका हाइड्रोलाइसिस किया जाए। दैट मीन्स जो हमारे पास सोप होते हैं ये एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बने हुए होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड की कैटेगरी में आता है और NaOH या KOH लिए जाए तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो हम कह सकते हैं कि सोप फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। यही रीजन है कि यदि आप सोप सॉल्यूशन में लिटमस पेपर डालेंगे या सोप सॉल्यूशन के साथ लिटमस टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर रेड लिटमस ब्लू में टर्न हो जाता है। रेड लिटमस का ब्लू में टर्न ये इंडिकेट करता है कि आपका सोप सॉल्यूशन बेसिक होता है। और बेसिक क्यों होता है? आप यहाँ से देख रहे हैं आपके पास बेस स्ट्रॉन्ग होता है, दैट मीन्स सोप सॉल्यूशन का जो नेचर होगा वो बेसिक नेचर का होगा क्योंकि इसमें बेस स्ट्रॉन्ग है। क्लियर? अब सोप को बनाया कैसे जाता है? सोप कैसे बनेगा? एक फैटी एसिड, ठीक है ना। फैटी एसिड आपको कहां से मिलेगा? एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल से। फैटी एसिड का को जब आप बेस के साथ रिएक्ट करवाओगे, ठीक है ना, एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल को एल्कली के साथ हाइड्रोलाइसिस किया जाता है। इसे हम क्या बोलें? फैट या ऑयल। इसको एल्कली आपके पास क्या मिलेगा? NaOH या KOH, स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। एल्कली के साथ जब इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो हमारे पास मिलेगा सोप एंड एक बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलेगा ग्लिसरॉल। इस तरह से हमारे पास सोप फॉर्म हो जाता है। इसी रिएक्शन को हम करके भी देख सकते हैं। जैसे यदि एक फैटी एसिड लिया, फैटी एसिड क्या लिया? RCOO जो फैटी एसिड जो कि एक ईस्टर होता है, फैट या ऑयल, फैटी एसिड नहीं,
फैट या ऑयल ये क्या होता है, ईस्टर होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है RCOOR। और एल्कली क्या है आपके पास, NaOH या KOH आप ले सकते हो। जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, RCOONA और ये मिल जाएगा R-OH। तो इस तरह से ग्लिसरॉल अल्कोहल की फॉर्म में मिलता है और यहाँ हमारे पास ये सोप मिलती है। ठीक है, तो इस तरह की जो आपकी प्रोसेस होती है, यानी जिसमें हम कहते हैं कि ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, तो ईस्टर के हाइड्रोलाइसिस से सोप फॉर्म होती है। ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस सोप फॉर्मेशन में यूज किया जाता है, इसलिए इस प्रोसेस का नेम दिया जाता है सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस एल्कली के थ्रू किया जाता है और सोप फॉर्म की जाती है, इसलिए उसे सपोनिफिकेशन कहा जाता है। अब यदि हम एक स्मॉल लेवल पर, दैट मीन्स यदि अपने घर में या स्कूल लेबोरेटरी में सोप बनाना चाहें, तो सोप की फॉर्मेशन बहुत ही इजी होती है और उसके लिए जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए वो भी इजीली अवेलेबल हो जाता है। देखिए हमें क्या क्या चाहिए सोप मेकिंग के लिए। यदि हमें सोप मेक करना है, बनाना है, तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए सबसे पहले तो वेजिटेबल ऑयल या एनिमल फैट। ठीक है, जैसे आपका कैस्टर ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है या ग्राउंडनट ऑयल है, ऐसा कोई सा भी ऑयल। फिर आपको चाहिए कास्टिक सोडा, जिसे हम NaOH बोलते हैं। और थर्ड आपको चाहिए कॉमन सॉल्ट, यानी NaC। बस ये 3 इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए और इससे हम सोप बना सकते हैं। अब सोप को फॉर्म कैसे किया जाएगा, वेजिटेबल ऑयल में NaOH का सॉल्यूशन जो हमने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया है, इसको हम धीरे धीरे डालते हुए मिक्स करेंगे जब तक ये थोड़ा सा डेंस सेमी सॉलिड टाइप का ना बन जाए। उसके बाद उसमें स्मॉल क्वांटिटी में हम कॉमन सॉल्ट डालेंगे। जब हम इसको अच्छी तरह से शेक करेंगे तो हमारे पास सोप नीचे सेटल हो जाएगा और उसके ऊपर ग्लिसरॉल आपका फ्लोट करेगा। हम सोप को बाहर निकाल लेंगे, उसको अच्छे से सॉलिडिफाई होने देंगे। जब वो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, उसको स्मॉल पीसेस में, जिस भी शेप में आपको चाहिए उस शेप में हम कट कर सकते हैं। हमारे पास सोप तैयार है। इसी में हम कुछ फ्लेवर वगैरह डाल सकते हैं, कुछ परफ्यूम्स डाल सकते हैं, जिससे ये अलग अलग टाइप के सोप में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें आपको परफ्यूम वगैरह भी मिल सकता है। तो अब यहाँ पर जरूरत क्या है, मेन इंग्रेडिएंट तो आपके ऑयल एंड कास्टिक सोडा ही, इससे सोप मिल जाती है। लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में सोडियम कॉमन सॉल्ट डालने का पर्पस ये होता है कि जब आप इन दोनों को मिक्स करते हैं तो मैक्सिमम सोप तो आपको प्रेसिपिटेट आउट हो जाती है, लेकिन कुछ सोप फिर भी डिसॉल्व कंडीशन में रहती है। तो कंप्लीटली सोप का प्रेसिपिटेशन हो जाए, आपको कंप्लीटली जो भी आपने जितना मटेरियल मिक्स किया है उतना सोप आपको उसके अकॉर्डिंग मिल जाए, उसके लिए हम कॉमन सॉल्ट डालते हैं, जिससे जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोप है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी और उसका प्रेसिपिटेशन इंक्रीज हो जाएगा, जो ये कॉमन आयन इफेक्ट की प्रॉपर्टी पर काम करता है ना। तो यहाँ पर आपके पास सोप का कंप्लीट प्रेसिपिटेशन हो जाए, उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाए, इस पर्पज से कॉमन सॉल्ट ऐड किया जाता है, जिससे आपको कंप्लीटली सोप मिल जाता है। यह आपकी सोप बनाने की प्रोसेस थी। अब सोप वर्क कैसे करता है, कैसे ये क्लीनिंग एक्शन देगा, कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब सोप अप्लाई करते तो क्लीन हो जाता है, चाहे वो हमारी बॉडी हो, क्लॉथ हो, यूटेंसिल्स हो या कुछ भी, जब भी हम सोप अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्लीन कैसे हो जाता है। तो आइए क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप की बात करते हैं। एक्चुअली हम यदि सोप का फॉर्मूला देखें, जैसे सोडियम स्टीयरेट देखें, तो आपके पास कितना है C17H35COO। ये वाला जो पार्ट है इसको हम जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये वाला जो पार्ट है ये इसका आयनिक पार्ट होता है। यानी देखा जाए तो सोप में 2 पार्ट्स होते हैं, एक जो इसका ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है,
ये हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट को बोला जाता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है ना। जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है आपका वो हाइड्रोफोबिक पार्ट कहलाता है। और जो आपका आयनिक पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक पार्ट कहलाता है। लॉन्ग चेन पार्ट हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। हाइड्रो मीन्स रिलेटेड टू वाटर और फोबिक मीन्स फोबिया, जिससे दूर जाते हैं, तो इसे हम वाटर रिपेलेंट पार्ट भी बोल सकते हैं। ये लॉन्ग पार्ट है, इसको टेल पार्ट भी कहा जाता है। दिस इज द टेल ऑफ सोप। सेकंड पार्ट जो आयनिक पार्ट है दिस इज द हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक इसको आप वाटर लविंग पार्ट भी बोल सकते हैं। और ये इसकी का हेड है, ये इसका टेल पार्ट है, ये इसका हेड पार्ट है। अब जब हम किसी भी डर्टी ऑब्जेक्ट पर, डर्टी ऑब्जेक्ट का मीन्स क्या होता है कि वो ऑयली या ग्रीसी पार्ट है जिससे डर्ट मिक्स हो गई, तो डर्टी पार्ट दैट मीन द ऑयली और ग्रीसी पार्ट है। तो अब ये सोप वहां पर कैसे वर्क करेगा। अब आप सोचिए कि आप किसी भी चीज को क्लीन करते हैं, आपके पास एक क्लॉथ है, आप इस क्लॉथ को क्लीन कर रहे हैं। अब क्या प्रोसेस अप्लाई करते हैं, आप सबसे पहले उस क्लॉथ को वाटर में डिप करते हो, फिर उसके ऊपर सोप अप्लाई करते हो, फिर आप उसको थोड़ा सा हैंड से या ब्रश से या वॉशिंग मशीन में ऑटोमेटिकली वो रोटर घूमता है, उससे वो एगिटेट होता है। उसके बाद आप उसको वाटर फिर से फ्रेश वाटर में ले जाते हो और उसको रिंस करते हो, ठीक है ना। यही प्रोसेस होती है, चाहे ये हम बाय हैंड करें या बाय वॉशिंग मशीन करें, सेम प्रोसेस होती है। अब इस प्रोसेस में क्या केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो रही है, सोप कैसे वर्क कर रही है। जब आपने क्लॉथ पर वाटर अप्लाई करके उस पर सोप अप्लाई किया, तो सबसे पहले सोप का ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या कर रहा है, वाटर को रिपेल कर रहा है। वाटर को रिपेल कर रहा है तो ये ऑयल और ग्रीस की तरफ अट्रैक्ट होगा, दैट मीन्स डर्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा। यदि हम सपोज करें कि ये आपका कोई डर्ट है, जब आपने वाटर सोप अप्लाई किया तो उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट डर्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा। डर्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये डर्ट को इस तरह से चारों तरफ से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। और इसका जो आयनिक पार्ट होगा, इसको मैं आपको इस तरह से बता देती हूँ, ये इसका आयनिक पार्ट है, ठीक है ना, ये इसका आयनिक पार्ट है। और टेल पार्ट इसका डर्ट की तरफ है, ठीक। ये आपकी डर्ट है, ये आपका सोप मॉलिक्यूल है। सोप मॉलिक्यूल का जो टेल पार्ट है, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है तो डर्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा, उसकी तरफ अट्रैक्शन फील करेगा। तो सोप का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो डर्ट की तरफ अट्रैक्ट करेगा और डर्ट को चारों तरफ से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और एक एग्रीगेटेड क्लस्टर बना लेगा। इस क्लस्टर को बोला जाता है मिसेल। मिसेल क्या बोला जाता है इसे, इसे बोलते हैं हम मिसेल, MICELL। मिसेल दैट मीन्स जो आपका सोप ने डर्ट के साथ, कि ना, मिसेल क्या चीज है, जब सोप डर्ट के साथ कंबाइन होकर एक एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल बना लेती है, क्लस्टर बना लेती है, इस क्लस्टर को बोला जाता है मिसेल। अभी ये क्लस्टर उस क्लॉथ या डर्टी ऑब्जेक्ट पर ही है, बट अभी इसकी पकड़ उस प्लेस से थोड़ी सी कम हो गई। अब हम क्या करते हैं, उस क्लॉथ को ब्रश से रगड़ते हैं या हैंड से करते हैं या वॉशिंग मशीन में वो रोटर में रोटेट होता है, तो उससे क्या होता है, ये क्लस्टर
थोड़ा सा क्लॉथ से अट्रैक्शन इसका कम हो जाता है, क्लॉथ से थोड़ी सी दूरी बना लेता है। अब आप क्या करते हैं, इसको क्लीन वाटर में रिंस करते हैं। जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो उसका जो ये वाला आयनिक पार्ट है यानी वाटर लविंग पार्ट है, ये एक्शन में आता है और ये वाटर लविंग पार्ट उन वाटर के मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन शो करता है, उनके साथ अटैच हो जाता है और वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल फ्लो होकर बाहर निकल जाता है और इस तरह से आपका डर्टी ऑब्जेक्ट क्लीन हो जाता है। क्लियर है ना? तो ये हमारी सोप एक्शन है, यानी सबसे पहले आपका वाटर हेटिंग पार्ट यानी वाटर हाइड्रोफोबिक पार्ट डर्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है, मिसल बनाता है। उसके बाद जब साफ वाटर में उसको रिंस किया जाता है तो वाटर लविंग पार्ट एक्शन में आता है और वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ लव दिखाते हुए यानी अट्रैक्शन दिखाते हुए डर्टी ऑब्जेक्ट से बाहर चला जाता है और आपका डर्टी ऑब्जेक्ट क्लीन हो जाता है। अब देखते हैं कि क्या सोप के कोई डिसएडवांटेज है, क्योंकि सोप क्लीनिंग तो बहुत अच्छी तरह से कर देता है। क्या इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं? तो हाँ, इसके दो मेन डिसएडवांटेज हैं। पहला, सोप हार्ड वाटर में प्रॉपरली रिएक्शन नहीं देता। अब हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर जो आपका अंडरग्राउंड वाटर आता है जनरली, जैसे ट्यूबवेल, वेल, हैंडपंप या बोरिंग का जो वाटर रहता है वो मोस्टली हार्ड वाटर रहता है। और केमिकली हम बात करें तो हार्ड वाटर में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो नॉर्मल वाटर होता है उसमें सोडियम सॉल्ट्स होते हैं। तो जब हम सोप को इस हार्ड वाटर से रिएक्शन करवाते हैं, जैसे हम बात करें ये आपके पास सोप है, ठीक है, और हार्ड वाटर में ये क्या है आपके पास कैल्शियम या मैग्नीशियम आयंस। जब ये रिएक्ट कर रहा है, ये आपको कहाँ से मिला? हार्ड वाटर से। जब ये रिएक्शन करेगा तो ये सोप को कैल्शियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा। कैल्शियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेगा तो क्या आएगा? ये RCOOCA और यहाँ से Na आयंस आपके बाहर आ जाए। ये जो सब्सटेंस बनेगा कैल्शियम कंटेनिंग, ये इनसॉल्युबल होता है और ये इनसॉल्युबल है तो सरफेस पर फ्लोट करता रहेगा, एक वाइट सब्सटेंस की फॉर्म में सरफेस पर ये फ्लोट करता रहेगा। इसे कहा जाता है स्कम, यानी ये उस ऑब्जेक्ट पर या वाटर के साथ प्रॉपरली लेदर या झाग नहीं बनाएगा और सोप जब तक प्रॉपरली झाग नहीं बनाती उसकी क्लींजिंग एक्शन प्रॉपरली नहीं आती है। तो जितनी ज़्यादा झाग बनेंगी उसकी क्लींजिंग एक्शन उतनी ही अच्छी होती है। दैट मीन्स हार्ड वाटर के साथ सोप को यदि रिएक्ट करवाया जाए तो सोप इनसॉल्युबल स्कम में कन्वर्ट हो जाता है। इसके कारण प्रॉपर क्लींजिंग एक्शन भी नहीं होती और सोप भी बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। तो फर्स्ट इसका ड्रॉबैक ये है कि सोप हार्ड वाटर के साथ प्रॉपरली एक्शन नहीं देता। सेकंड ड्रॉबैक देखें, यदि हम किसी एसिड के साथ सोप की रिएक्शन करते हैं, यदि हम सोप को किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सपोज ये आपके पास RCOONA और ये मैंने लिया कोई एसिड, ये आपके पास सोप है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये क्लींजिंग एक्शन ना देकर फैटी एसिड बना लेता है जो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। ये फैटी एसिड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट बना लेता है। इसलिए सोप के टू मेन ड्रॉबैक है। पहला, सोप हार्ड वाटर में प्रॉपरली एक्शन नहीं देता और सेकंड, एसिड के साथ सोप प्रॉपर एक्शन नहीं दे पाता। अब ऐसा नहीं है कि सोप में ड्रॉबैक है तो इसमें कुछ एडवांटेज नहीं है। सोप का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि सोप बायोडिग्रेडेबल होता है। दैट मीन्स सोप पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता, सोप के थ्रू पॉल्यूशन नहीं फैलता है। अब क्योंकि सोप हार्ड वाटर में रिएक्शन नहीं देता, एसिड के साथ भी प्रॉपर रिएक्शन नहीं देता, तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहिए। तो उसके लिए फिर आया डिटर्जेंट। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं?
डिटर्जेंट्स और सोप में कुछ डिफरेंस है। जैसे आपके सोप को हम क्या बोलते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट कंटेनिंग हाईली फैटी एसिड, जबकि जो हमारे पास डिटर्जेंट्स होते हैं लॉन्ग चेन अल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, लॉन्ग चेन अल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड या लॉन्ग चेन अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, लॉन्ग चेन हाइड्रोजन सल्फेट, यानी यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होता, जबकि सोप में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो पेट्रोलियम से निकाले जाते हैं, यानी पेट्रोलियम से फॉर्म होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन्स यहाँ पर होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, डिटर्जेंट्स की। जैसे कोई एग्जांपल बताती हूँ डिटर्जेंट्स का, सोडियम एन डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम एंड डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट, इसका फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, डोडेसाइल दैट मीन्स 12, डोडेसाइल दैट मीन्स 12। तो इसको हम क्या लिखें, CH3 CH2 11, ये हो गए 12, ये हो गया डोडेसाइल, एन दैट मीन्स द नॉर्मल चीज, डोडेसाइल बेंजीन। अब इसके पास कितना बचेगा, C2 C6H4, सोडियम सल्फोनेट दैट मीन्स द SO3N। यह आपके पास एक डिटर्जेंट है सोडियम एंड डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट। डिटर्जेंट का बेनिफिट क्या होता है, ये डिटर्जेंट का एडवांटेज क्या है, डिटर्जेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये हार्ड वाटर में भी प्रॉपर क्लीनिंग एक्शन देता है, क्योंकि इसमें कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है। तो ये जो हार्ड वाटर के साथ बनाएगा वो भी सॉल्युबल सॉल्ट बनाएगा और हार्ड वाटर में भी प्रॉपर क्लींजिंग एक्शन देगा। तो ये सबसे बड़ा डिटर्जेंट का बेनिफिट होता है। लेकिन जिस तरह से सबके बेनिफिट्स या एडवांटेज होते हैं वैसे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिटर्जेंट का डिसएडवांटेज होता है कि डिटर्जेंट जनरली नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल दैट मीन्स ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरियाज के थ्रू डिकम्पोज नहीं होते, जिससे यदि वाटर बॉडीज में डाले जाए तो वहाँ वाटर बॉडीज को पोल्यूटेट करेंगे, सॉइल को पोल्यूटेट कर। बट हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हमें मालूम है कि यदि हर चीज़ में कोई ड्रॉबैक है तो उस ड्रॉबैक को रिमूव भी किया जा सकता है। तो डिटर्जेंट के इस ड्रॉबैक को भी रिमूव किया जा सकता है यदि डिटर्जेंट को हम ब्रांच चेन की बजाय स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट कर दें, यानी जो उसके फॉर्मूले होते हैं यदि उस फॉर्मूले में ब्रांच चेन है तो यदि हम उसको स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट कर दें तो वो बायोडिग्रेडेबल में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया ये एक बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट का ही एग्जाम्पल है। मैंने क्या लिया, एन दैट मीन द नॉर्मल चेन, इसमें कोई ब्रांच चेन नहीं है और ये एक बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट है। तो आज हमने देखा डिटर्जेंट एंड सोप दोनों क्लींजिंग एक्शन है, दोनों के हमने बेनिफिट यानी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी देखे। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यदि ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।